नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर फिर से मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि देख सकते हैं, एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन जो है आ ही चुका है और उसका फॉर्म भी भरा जा रहा है और उसकी परीक्षा जैसा कि कहा भी जा रहा है कि नवंबर दिसंबर तक हो सकती है, लेकिन अमूमन ऐसी संभावना नहीं है। ठीक है ना। फिलहाल मैं जो 2018 में एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी संस्कृत विषय की, उसका पेपर लेकर जो है आज उपस्थित हुआ हूँ। संस्कृत का प्रश्न पत्र और इसको कई पार्ट में बांट कर लाया हूँ। सबसे खास इसकी विशेषता जो है, इसकी खासियत क्या है आज के इस सेशन की, कि जो पेपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, अर्थात जो प्रश्न पत्र संस्कृत के हैं, क्वेश्चंस, प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चंस हैं उनका व्याख्यात्मक हल, ठीक है ना, उनका व्याख्यात्मक स्वरूप लेकर आया हूँ। मतलब उनकी व्याख्या भी करूँगा। अभी तक क्या लोग करते हैं कि भाई आपको क्वेश्चन बताया, उसका आंसर बता दिए ए बी सी में क्या है और फिर आगे निकल गए, ठीक है ना। लेकिन चाणक्य इंस्पायर इंडिया जो है आपके लिए एक नया प्रयोग कर रहा है। प्रयोग नया तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत जो है रुचिकर और बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रयोग है। अगर एक प्रश्न है, एक प्रश्न मतलब कोई भी प्रश्न है, तो उसका आंसर बताकर निकलना ठीक नहीं होता है, उसकी व्याख्या भी उस प्रश्न की कर देनी बहुत ही आवश्यक होता है। उसकी व्याख्या भी बहुत आवश्यक होता है, ये ध्यान रखना। तो आज उसी कड़ी में पहले भाग के रूप में मैं लेकर आज ये व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ मेरे साथियों। तो आप लोग हमारे साथ जम के तैयारी करिए। और आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, वह महत्वपूर्ण सूचना यह है कि चाहे यूपीपीएससी एलटी ग्रेड हो, जीआईसी पीजीटी हो, या अभी जीडीसी भी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम जो होने वाला दिसंबर में, संस्कृत विषय से, हिंदू स्टडीज़ से, और आईकेएस मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम, सबके जो है कंटेंट के वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है हमारे इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो आइए तैयार हो जाइए, चलते हैं सीधे विषय की तरफ। देर न करते हुए देख सकते हैं एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा 2018 विषय संस्कृत व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र, ठीक है ना। आइए पहला प्रश्न देखेंगे, क्या है। अब्राह्मणः इति समस्त पदे समासोस्ति, ठीक है ना। अब्राह्मणः इति समस्त पदे समासोस्ति, मतलब अब्राह्मण इस समस्त माने समास, सामासिक पद में समास है। कौन सा है? विकल्प देखते हैं। अव्ययीभावः, ए बी है ने तत्पुरुषः, सी है द्विगुः और डी है कर्मधारयः। ये चार विकल्प हैं। तो सही विकल्प तो आपका क्या होगा? आइए सही विकल्प को देखते हैं। तो आपका सही विकल्प है बी। यहाँ पर नय तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कौन सा समास है? नय तत्पुरुष समास, ठीक है। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा था, इसकी व्याख्या। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहाँ पर विकल्प मैंने बी बताया था, बी विकल्प आपका सही है, ठीक है ना। आपका जो बी विकल्प है वह सही है, ठीक है ना। व्याख्या देखिए, अब्राह्मणः, इसमें नए तत्पुरुष समास है। इसका समस्त पद मैंने बताया था, इसमें नए तत्पुरुष समास है। इसका लौकिक विग्रह होगा ना ब्राह्मणः। क्या होगा? लौकिक विग्रह क्या होगा? ना ब्राह्मणः, ठीक है। आइए अब इसमें देखिए, इसका अगर नए जो समास तत्पुरुष समास है, ठीक है ना, इसमें और क्या बात विशेष जो मैं आपको बताने वाला था, तो इसमें सीधी इस बात करें कि अब्राह्मणः इस समस्त पद में नए तत्पुरुष समास है। इसका लौकिक विग्रह है ना ब्राह्मणः। नए जो समास होता हुआ है तत्पुरुष ही समास होता है, ठीक है ना। यह तत्पुरुष समास का एक भेद है। जिस नए तत्पुरुष समास जो मैं कह रहा हूँ ना, यह तत्पुरुष समास का एक भेद है, नए समास, ठीक है। अगले स्लाइड पे चलिए। अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? तल्लीनः, क्या है? तल्लीनः इत्यस्मिन् संधि क्रियते। तल्लीनः, इसमें संधि कीजिए।
संधि करिए। विकल्प देखिए, ठीक है ना, मतलब किस सूत्र से इसमें संधि होगी वो बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप प्रवृत्ति देख सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं कि प्रश्न कैसे आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ संधि विच्छेद नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि यह भी पूछा जा रहा है कि जो संधि की गई है वह किस सूत्र के द्वारा की गई है, ठीक है ना। इसलिए हमें जो है संधि करने वाले सूत्रों को भी याद रखना, स्मरण रखना है, ठीक है ना। मतलब संधि सूत्र, उसका विच्छेद, उसमें संधि कैसे हो रही है, ठीक है ना, ये सारी बातें हमें ध्यान रखने के लिए जरूरी हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें हमें ध्यान रखने योग्य हैं। आइए देखते हैं विकल्प। ए हलिचा सूत्रेण, बी यरो नुनासिको वा सूत्रेण, सी है तोरली सूत्रेण, डी है अनचिचा सूत्रेण, ठीक है। बताइए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है अपने आंसर भेज सकते हैं, ठीक है ना। आइए चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो विकल्प सी यहाँ पर सही विकल्प है। सही विकल्प कौन सा है, सी। तो सी यहाँ सही उत्तर है, ठीक है ना। अब आइए इसका हम लोग क्या देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। तल्लीना में जो संधि कार्य है वह तोरली सूत्र से किया गया है, ठीक है। तल्लीना या व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि बताया था ना कि प्रमुखतः 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो तल्लीना या व्यंजन संधि, इसमें तोरली सूत्र से संधि कार्य किया गया। तल्लीना का संधि विच्छेद क्या होगा, तत् जमा लीना, ठीक है। तोरली सूत्र अनुसार तवर्ग को पर सवर्ण हो जाता है, ठीक है ना, अर्थात तवर्ग के बाद यदि ला हो तो तवर्ग को पर सवर्ण आदेश हो जाता है, अर्थात ता के स्थान पे ला हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे सामान्य समझिए, तत् जमा लीना तल्लीना, मतलब जो पूर्व जो तत् है, तत् का ता का तत् में जो लास्ट ता है उसका ला हो गया, ठीक है। और इसी पर विद्वान लिखती इत्यादि और भी उदाहरण हैं, ठीक है ना। तल्लया, ठीक है ना, तत् लया तल्लया ऐसे बनता है। ओके, चलिए आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। टोटल इसमें 25 क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा ना हो, आपको देखने में मज़ा भी आए और अच्छे से यह कार्य हो भी जाए, उसके लिए मैं इसको छोटे छोटे पार्टों में बांट कर लाया हूँ। आइए अगला प्रश्न है, क्या है, करें बलिम याचते वसुधाम। बलिम याचते वसुधाम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सूत्र है। अब इसमें पूछ रहे हैं कि बलिम याचते वसुधाम इत्यत्र कस्य कारकस्य अविवक्षा। करें बलिम याचते वसुधाम, इत्यत्र माने इत्यत्र यहाँ किस कारक की अविवक्षा है। ए संप्रदानश संप्रदान की, बी अपादानश अपादान की, सी कर्मण कर्म की, डी करणस्य करण की, ठीक है। मतलब मैं एक एक चीज आपसे एक्सप्लेन करूंगा। ये कारक पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में कारक भी है, ठीक है, और संधि है, समास है, इत्यादि सब है, ठीक है। अब इसमें सही विकल्प देखिए कौन सा है। तो सही विकल्प आपका कौन सा है, सही विकल्प है बी, ठीक है ना। इसमें किस कारक की अविवक्षा है, तो इसमें अपादान कारक की अविवक्षा है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या देखिए, विकल्प आपका आंसर बी सही है। व्याख्या बलिम याचते वसुधाम, इस वाक्य में अपादान कारक की अविवक्षा है, क्योंकि अकथितम चा या अकथितम चा, यह बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ध्यान रखिएगा, के अनुसार अपादानादि कारकों की अविवक्षा होने पर ही कर्म कारक होगा। यदि कर्ता को बलिम याचते वसुधाम इस वाक्य में अपादान की अविवक्षा नहीं होगी तो वाक्य होगा बलेह याचते वसुधाम। अब अकथितम चा जो सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसमें द्वितीय व्यक्ति होती, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी वृत्ति पढ़ेंगे तो वहां कहता है कि अपादानादि विशेषैर विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अर्थ क्या हुआ, करें जब किसी कारक की अपादानादि विशेष संज्ञा ना कहनी हो तो उसकी भी कर्म संज्ञा होती है, ठीक है ना। 16 धातुएं हैं, 16 धातुएं हैं,
जिनके साथ यह कथितम चा सूत्र लगता है, सामान्य रूप समझिए कौन से? दुह याच पच दंड रुद्र पक्ष ची ब्रू शास जी मथ मुश नी री कृष वह, ये 16 धातुएं हैं, ठीक है ना। इन कुल 16 धातुओं के प्रधान कर्म से युक्त या संबद्ध कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञाओं की विवक्षा न होने पर कर्म संज्ञा हो जाती है। दो माने दोहना, याच माने मांगना, पच माने पकाना, दंड माने जुर्माना वसूल करना, रुद्र माने रोकना, प्रक्ष माने पूछना, धातु के अर्थ भी बता दे रहा हूँ। ची माने चुनना, ब्रू माने कहना, शास माने उपदेश देना, जी माने जीतना, मथ माने मथना या बिलो करना निकालना, मुश माने लूटना, नी माने ले जाना, री का अर्थ है ले जाना, कृष का अर्थ है खींचना या ले जाना, वह का अर्थ है पहुंचाना या ले जाना। अकथितम चा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। गामदोग्धि पयः, गामदोग्धि पयः वृक्षाद अभिचुनोति फलानि वृक्षात या व्रजे अवरुणद्धि गाम गर्गेभ्यः शतम दंडयति इत्यादि और भी उदाहरण हैं, ठीक है। आइए अगले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चक्रेण युगपत सचक्रम इत्यत्र समासो भवति। चक्रेण युगपत सचक्रम, यहाँ समास होता है। यहाँ कौन सा समास होता है? करें ए तृतीया तत्पुरुषः, बी गति तत्पुरुषः, सी केवल समासः, डी अव्ययी भावः। बताइए, आप लोग बताइए कौन सा विकल्प यहाँ सही हो सकता है? बताइए सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प आपका है डी, अव्ययी भाव समास, ठीक है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास, ठीक है। आइए अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका विकल्प डी सही है, अव्ययी भाव समास है। अब इसमें देखिए चक्रेण युगपत सचक्रम, इस उदाहरण में अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। सचक्रम का लौकिक विग्रह चक्रेण युगपद एवं अलौकिक विग्रह होगा चक्र टा जमा युगपद सु होगा, ठीक है ना। आप देखें ना, अव्ययम विभक्त समीप समृद्धि वृद्धि इत्यादि जो ये आपका सूत्र है, इसी के अनुसार यहाँ पर अव्ययी भाव समास हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कुपुरुषः। कुपुरुषः इत्यत्र समासो भवति, मतलब यहाँ समास होता है। कुपुरुषः में समास होता है कौन सा? ए अव्ययी भाव, बी प्राति तत्पुरुषः, सी उपमान पूर्व पद कर्मधारयः, डी बहुव्रीहि। आइए विकल्प सही बताइए कौन सा है? कौन सा सही विकल्प है यहाँ पर? सही उत्तर बताइए फटाफट। देखिए व्याख्यात्मक जो आपको प्रश्न उपलब्ध करवाया जाता है व्याख्या के साथ, वह बहुत ही उपयोगी और आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो सही विकल्प है बी, प्रादि तत्पुरुष। कुपुरुषः में प्रादि तत्पुरुष समास है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैंने आंसर भी दे दिया है व्याख्या के ऊपर। कुपुरुषः में प्रादि तत्पुरुष समास है। कुपुरुषः का विग्रह होगा कुत्सितः पुरुषः, मतलब लौकिक विग्रह। विग्रह का मतलब लौकिक विग्रह। कुत्सितः पुरुषः, ठीक है ना। कुत्सित पुरुष मतलब बुरा पुरुष। इति कुपुरुषः। प्रादि तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, ठीक है ना। कुपुरुषः में कुगति प्रादेय सूत्र है, इस सूत्र से प्रादि तत्पुरुष समास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6 देखिए। विद्वान जमा लिखति इत्यत्र संधि रूपम भवति। विद्वान जमा लिखति, यहाँ संधि रूप होता है। कौन सी संधि होती है? देखिए इसकी संधि करिए, यहाँ विच्छेद दिया गया, संधि करिए। विद्वान लिखति, बी है मतलब ए था विद्वान लिखति, बी है विद्वान लिखति, सी है विद्वान लिखति और डी है विद्वाद द लिखति। सही विकल्प बताइए कौन सा है? तो सही विकल्प आपका है सी। यहाँ पर आंसर आपका सही है, विद्वान लिखति। यहाँ व्याख्या देखिए, विद्वान जमा लिखति संधि रूप होगा विद्वान लिखति। वहाँ पे ऊपर चंद्रबिंदी है, फिर 2 ला है, एक आधा है एक पूरा, ठीक है ना, और खति लिखति, ठीक है ना। विद्वान लिखत में संधि कार्य तोरली सूत्र से हुआ है। आपको ऊपर बताया था ना, तल्लीना तल्लया जैसे बना था, उसी सूत्र से, तोरली सूत्र से ही विद्वान लिखत भी बना है, ठीक है। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। देखिए यहाँ मैं कथा कहानी नहीं कहता, बहुत सारे मैं YouTube पे देखता हूँ लोग पढ़ाते हुए इतनी सारी कहानियाँ 10 मिनट मोटा मोटा पढ़ाते हैं और
आधे घंटे 40 मिनट कहानी सुनाते हैं, तो कहानी सुनना आपके पास सुनने का समय ना, मेरे पास सुनाने का समय, इसलिए टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे और उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मनोरथ इति पदे संधि विच्छेदो भवति। मनोरथ है, मनोरथ जो है मनोरथ, इस पद में संधि विच्छेद होता है। इस पद में कौन सा संधि विच्छेद, किस पद में, मनोरथ पद में कौन सा संधि विच्छेद होता है। ठीक है ना, आइए, मन जमा रथा, बी मनस जमा रथा, सी मनर जमा रथा, डी मनरु रथा। सही विकल्प बताइए कौन सा है। तो सही विकल्प है बी मनस जमा रथा। आइए इसका देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। बी विकल्प इसका सही है। व्याख्या देखिए, मनोरथा का संधि विच्छेद मनस जमा रथा होगा। मनस जमा रथा में सस जुशो रूह सूत्र से क्या हुआ, सा को रूह हो गया। ठीक है ना, सा को क्या हुआ, रूह हुआ। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा ये विसर्ग संधि है। ठीक है ना, यहाँ पर यह विसर्ग संधि है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सस जुशो रुसु रूह जो आया है, सस जुशो रूह जो आया है, इसका अर्थ है पदांत से सस्य साजुष्च रूह से आता, अर्थात पदांत सकार। ठीक है ना, पदांत माने पद के अंत में जो सा है, सकार तथा सजुष शब्द के शकार मतलब मूर्धन्य शा के स्थान पर रू आदेश हो जाए, मतलब उनके स्थान पर रा। यदि पद में पदांत जो है सा हो, दंत सा हो, या मूर्धन्य अगर शा है तो उसके स्थान पर ऊ होता है, सॉरी रू होता है, ऊ नहीं रू होता है। अब ये रू हो गया, सस जुशो रूह सूत्र से मन, और यहाँ सा के जगह पे रू हो गया तो रथा हो गया। फिर हसीचा सूत्र से रू को ऊ होकर मन ऊ और जमा रथा बना, और इसका आद गुणा सूत्र से इसकी गुण संधि हो गई तो बन गया मनोरथा। यह पद सिद्ध हो गया ऐसा बनकर। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, विश्वपः शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपम भवति। करें, विश्वपा जो शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन में रूप होता है, कौन सा रूप होता है। ए विश्वपान, बी विश्वपीन, सी विश्वपाह, डी विश्वपाह। तो सही विकल्प क्या है बताइए जल्दी से। सही विकल्प डी है, विश्वपाह। यहाँ आंसर देखिए, डी आपका सही विकल्प है। व्याख्या देखिए, विश्वपा शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप विश्वपा होगा। विश्वपा का सभी विभक्ति में रूप मैं लेकर आया हूँ, यहाँ देख सकते हैं। सभी विभक्ति वचन में रूप इस प्रकार चलता है। देखिए, एक तरफ वचन है, ऊपर वचन लिखा हूँ, एक तरफ विभक्ति है। ठीक है ना, प्रथम व्यक्ति का देखते हैं तीनों वचनों में, विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये नेट JRF में भी आपका आता है। ठीक है ना, विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह। द्वितीय व्यक्ति में देखिए, विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपाह। तृतीय व्यक्ति में देखिए, तृतीय व्यक्ति का विश्वपा, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभिः। चतुर्थी व्यक्ति विश्वपे, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्याः। पंचम व्यक्ति विश्वपाह, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्याः। षष्ठी व्यक्ति विश्वपः, विश्वपोः, विश्वपाम। सप्तम व्यक्ति विश्वपि, विश्वपोः, विश्वपासु। और संबोधन में देखिए, हे विश्वपाह, हे विश्वपौ, हे विश्वपाह। ओके, ये आपका विश्वपा शब्द का रूप रहा यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाचकः इति पदे प्रत्ययो अस्ति। पाचक इस पद में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय। ए नौल प्रत्यय, बी अण प्रत्यय, सी उन प्रत्यय और डी अच प्रत्यय। तो सही विकल्प कौन सा है जल्दी से बताइए। ठीक है ना, आइए सही विकल्प देखते हैं। ए है पाचका। पाचका में कौन सा प्रत्यय है, नौल प्रत्यय। ठीक है ना, आइए इसको देखते हैं, इसकी व्याख्या। यहाँ देखिए, विकल्प ए सही है। व्याख्या क्या, पाचका में नौल प्रत्यय है, पच धातु से धातु, पाचका में पच धातु है, नौल प्रत्यय है। ठीक है ना, नौल प्रत्यय में जो है, अब जब पच और इसमें जो है इत संज्ञा हो गई, जो ऋणा है उसकी हो गई, ला की इत संज्ञा हो गई, मतलब ये दोनों समाप्त हो गए, तो बचा ऊ। अब देखिए, जो ऊ है वो है, उसका क्या होता है, कर वो का युवोर नाको सूत्र से अक होकर पच जमा ऊ के स्थान पे अक हो गया, तो पच जमा अक हुआ। अतद्धितेष्व चामादेह
यह एक सूत्र है जो आदि स्वर की वृद्धि कर देता है। वृद्धि माने दीर्घ कर देता है। अब वृद्धि आप जानते ही हैं, वृद्धि संधि आप जानते हैं कि नहीं, सॉरी वृद्धि संज्ञा जानते हैं। आ वृद्धिरादैच, आत ऐच, मतलब दीर्घा ऐ और औ की क्या होती है, वृद्धि, वहाँ वृद्धि संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो है जो पच था, मतलब आदि में जो आदि स्वर होगा उसकी वृद्धि। यहाँ आ हो गया, पा का पा हो गया चा, तो अक इधर ही है, 5 जमा अक हुआ। अब इसको वर्ण सम्मेलन कर दीजिए और इसके में पद बनाएंगे। जब पद मतलब सुप्तिगंतम पदम कहा गया है ना। पद किसे कहते हैं? कहते हैं सुबंत इत्यादि जो 21 प्रत्यय हैं और तिगंत इत्यादि जो 18 प्रत्यय हैं। सुप जो प्रत्यय हैं, सुप जिसके अंत में उसको सुबंत कहते हैं। ये शब्दों के साथ लगते हैं, तिग प्रत्यय धातुओं के साथ, धातुओं के अंत में लगते हैं और जब वो लग जाते हैं तब यहाँ पर हो जाता है पद। तो इसी प्रकार जो सुप्रत्यय है, ठीक है ना, वो प्रथम व्यक्ति एक वचन में लगता है तो पाचक शब्द में सुप्रत्यय लगा तो पाचका बना। जैसे रामा बनता है ना, वैसे पाचका बन गया और अनुबंध लोप इत्यादि करके ये आपका पाचका बन गया। ठीक है ना। अब सु का भी हटाएंगे उसको, ठीक है ना, उ का संज्ञा करेंगे, सा का विसर्जनीय सा इत्यादि करते हैं, उतना नहीं जाना है, बस ये जानिए कि आपका पाचका सिद्ध हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 देखिए। 88 इति हिंदी भाषा या संख्या संस्कृते भवति। 88 इस हिंदी भाषा की संख्या संस्कृत में होती है। देखिए संख्याएं, संस्कृत संख्याएं भी पूछी जाती है। ए 88, बी 98, सी 88 और डी 88। अब आप लोग बताइए, अगर संख्या नहीं याद है तो एक भी प्रश्न कर नहीं पाएंगे और एक एक प्रश्न का जो है यहाँ पर कंपटीशन होता है एक एक प्रश्न का। तो सही विकल्प है सी 88। 88 हिंदी में 88 होता है। ठीक है ना। आगे बढ़िए। और इसमें जो 88 देख रहे हैं ना, 88 आपकी 88 हो गई और 98 नहीं होता, ध्यान रखिएगा, 89 होता है, 89 का। ठीक है ना। 80 माने 80 होता है। तो यहाँ और कोई सही नहीं है, इसलिए और उसकी चर्चा न करें। देखिए विकल्प सी सही था और यह 88 का संस्कृत रूप 88 होगा। आगे चलिए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि समय फिर जा। आभया पत्रम लिख्यते इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम बहुत। देखिए वाच्य परिवर्तन भी आता है, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। सीधे जो सिलेबस दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए जो सिलेबस आपको दिया गया है, सिलेबस यूपीपीएससी के द्वारा आपके लिए उपलब्ध कराया गया है, उसी सिलेबस से ही सब कुछ पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आभया पत्रम लिख्यते इत्यस्य वाच्य परिवर्तन करें। आभा के द्वारा पत्र लिखा जाता है, इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो आइए देखिए, ए आभ सही विकल्प देखते हैं। ए कौन सा सही विकल्प है बताइए? ए आभा पत्रम लिखत, बी आभया पत्रम लेखिष्यते, सी आभा पत्रस्य लेखनम कुर्वते, डी आभया पत्रम ले लिख्यते। बताइए सही विकल्प कौन क्या है? वाच्य परिवर्तन करना है। चूंकि ऑलरेडी यह जो है किसमें, यह कर्मवाच्य में है, तो इसका हम यहाँ पर क्या है, कर्तृवाच्य में बना दिया गया है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? यहाँ देखिए सही विकल्प बी है, आभया पत्रम लेखिष्यते। नहीं बाबा, यही मैं चेक कर रहा था, आभा पत्रम लिखत, क्योंकि यहाँ है ना आभया पत्रम लिख्यते, तो अपना कर्मवाच्य कर्मवाच्य पहले से है। अब उसका तो कर्तृवाच्य क्या सही है? आभा पत्रम लिखती। इसी ठीक है ना। आइए आगे देखिए, ए विकल्प इसका सही है। अब देखिए व्याख्या, आभया पत्रम लिख्यते, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर, मतलब ये आपका कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य में इसका जब वाच्य परिवर्तन करेंगे, अब यहाँ बताया नहीं किसमें परिवर्तन करना है, ये आपको अपने से करना है। आभा पत्रम लिखती हो गया। ठीक है ना। कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है ना। अगर कर्ता प्रथमा व्यक्ति एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, अगर कर्ता प्रथमा व्यक्ति द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, और कर्ता प्रथम व्यक्ति बहुवचन में होगा तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। ये बात कहना चाह रहे हैं। कर्मवाच्य देखिए, कर्मवाच्य में क्या होता है, क्या नियम है? कर्ता में जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है, कर्म में प्रथम व्यक्ति हो जाती है और क्रिया जो है वो कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। ठीक है। आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, करें अहम भोजनम पचामी इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम भवति। ठीक है, अब यहाँ भी वाच्य परिवर्तन पूछ रहे हैं, कहें अहम भोजनम पचामी। अब देखिए कर्तृवाच्य दिए हैं, पीछे कर्मवाच्य दिए थे तो उसको कर्तृवाच्य में बनाता है, यहाँ कर्तृवाच्य दिए हैं और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंग्लिश में पढ़े हो ना, वही है। कहें अहम भोजनम पचामी, मैं भोजन पकाता हूँ, इसका वाच्य परिवर्तन होता है क्या? ए अहम भोजनम पच्यते, बी मया भोजनम पच्यते, सी अहम भोजन से पाचनम करोमि, डी मया भोजनम पच्यमि। ठीक है, क्या होगा बताइए? इसका विकल्प बी सही है, मया भोजनम पच्यते। जब कर्मवाच्य करेंगे तो कर्मवाच्य में क्या कहता है? कर्ता तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, कर्म में प्रथम व्यक्ति हो जाएगी और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। ठीक है ना, यही बताए थे। तो बी विकल्प यहाँ सही है, मया भोजनम पच्यते। आइए, अहम भोजनम पता है, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा मया भोजनम पच्यते। आइए अगला प्रश्न संख्या 13 देखिए, अधोलिखितेषु शुद्धम वाक्यम परिवर्तित। करें नीचे लिखे गए, जो लिखे गए हैं उनमें शुद्ध वाक्य है कौन सा? शुद्ध वाक्य ए रामः गृहाय गच्छति, बी अहम मोहन से सह गमिष्यामि, सी सीतारामेण सार्धम गतवती, डी कृष्णः राधया स्त्री हमति। क्या है यहाँ पर? स्नेहति होगा, स्त्रीहत नहीं, स्नेहति। यहाँ पर करेक्शन है, स्नेहामि, स्नेहामि है, स्नेहत नहीं है। कृष्णा राधया स्नेहामि, ऐसा ये आपका वाक्य है। तो अब बताइए चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है? तो विकल्प आप बताइए जल्दी से। देखिए ये शुद्ध वाक्य मतलब जो है वाक्य का शुद्धिकरण करने के लिए भी आएगा। यदि आपको अनुवाद नहीं आता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ना वाच्य परिवर्तन कर पाएंगे, ना शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं पहचान पाएंगे। तो आइए इसका सही विकल्प देखते हैं। इसका सही विकल्प है सी, सीता रामेण सार्धम गतवती, ये इसका सही विकल्प है। ठीक है ना। व्याख्या देखिए, दी गए विकल्पों में से कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य सीतारामेण सार्धम गतवती होगा। संयुक्ते प्रधाने सूत्र के अनुसार सह के योग में अप्रधान कारक से तृतीय व्यक्ति होती है। इसी प्रकार साकम सार्धम समम इनके योग में भी तृतीय व्यक्ति समझनी चाहिए। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यय से देखो सीधा पूछा गया है। जमा 14वां प्रश्न देखिए, पठ जमा अनियर इत्यनेन रूपम भवति। करें पठ जमा अनियर, इसके द्वारा रूप होता है कौन सा? पठ्यनियम ए, बी है पठनीयर, सी है पठनीयम, डी है पठानीय। बताइए कौन सा सही विकल्प है? प्रत्यय चाहे तद्धित हो चाहे कृत प्रत्यय हो इत्यादि सब आपको तैयार अच्छे से करके रखना है। तो सही विकल्प है पठनीयम। क्या है सही विकल्प? सी विकल्प है पठनीयम। आइए अब देखते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। पठ धातु से अनियर प्रत्यय लगाने पर पठनीयम बनता है, पठ जमा अनियर पठनीयम, क्योंकि पठनीयर में अनीय शेष बचता है। ठीक है ना। अनियर प्रत्यय के लिए जो अनियर प्रत्यय है वह के लिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसका तीनों लिंगों में होता है, पठनीय, पठनीय और पठनीयम, तीनों बनता है, तीनों लिंगों में इसका रूप बनता है। आइए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, सख्ती इति शब्दस्य प्रथमा बहुवचने रूपम अस्ति। करें सख्ती इस शब्द का प्रथमा बहुवचन मतलब प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में रूप है। क्या है? सक्थिनी ए, बी है सक्थिनी। यहाँ देखिए बी सी थोड़ा पलट गया है। ठीक है ना, इसको मैं इसीलिए सही कर दे रहा हूँ। ए है सक्थिनी, बी है सक्थिने, ये जो सख्त जो हो गया ना, यहाँ पर जो सख्त हो गया है बी, उसको मैं पहले पढ़ रहा हूँ। बी सख्त, सी सक्थिनी और डी सक्थिना। फिर से पढ़ रहा हूँ, ए सक्थिन, बी सख्त, सी सक्थिनी, डी सक्थिना। सही विकल्प है सी सक्थिनी। क्या है सही विकल्प? सक्थिनी। आइए सक्थिनी, सही विकल्प सी है सक्थिनी। आइए व्याख्या देखते हैं। आंसर आपका सी यहाँ सही है। व्याख्या है सक्थी शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप सक्थिनी होगा। इसके सभी रूप देखते हैं। आइए प्रथम व्यक्ति का देखते हैं, सक्ति सक्थिनी सक्थिनी। द्वितीय व्यक्ति का सक्ति सक्थिनी सक्थिनी। ठीक है ना, सेम चला प्रथम विभक्ति और द्वितीय व्यक्ति के तीनों वचनों में। अब तृतीय देखिए, सक्थिना सक्थिभ्याम सक्थिभी। चतुर्थी व्यक्ति में देखिए सक्थिने सक्थिभ्याम सक्थिभ्या। पंचमी व्यक्ति में देखिए सक्थिना सक्थिभ्याम सक्थिभ्या। षष्ठी व्यक्ति देखिए सक्थिना सक्थिनोह। सक्थिनाम सप्तमी व्यक्ति का रूप देखिए सक्थिनी सक्थिनोह सक्थिषु। संबोधन में हे सक्थि, हे सक्थिनी, हे सक्थिनी। ओके, ये देखिए आपका
शक्ति शब्द रूप भी सामने है, तो आप अच्छे से तैयार करते जाइए। आइए, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टू द पॉइंट हम लोग इसकी चर्चा करना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। अहम चतुरः बालकान् पश्यामि इति वाक्ये चतुरः इति पदम अस्ति। ठीक है ना, अहम चतुरः बालकान् पश्यन्, मैंने 4 बालकों को देखा। इस वाक्य में चतुरः यह पद है, मतलब इसके पूछ रहे हैं किस वचन में है, किस व्यक्ति किस वचन, मतलब ऐसा पूछ रहे हैं। ए द्वितीय बहुवचने, बी प्रथम एक वचने, सी प्रथम बहुवचने, डी षष्ठी एक वचने। ठीक है, चलिए आइए देखिए इसमें सही विकल्प कौन सा है। तो सही विकल्प ए है, द्वितीय बहुवचने। ठीक है ना, चतुरः, जो चतुरः शब्द है वह पुल्लिंग में होता है द्वितीय बहुवचन में, क्योंकि चतुर देखिए एक शब्द का जो चतुर मतलब 4 शब्द स्वयं में क्या है, बहुवचन है, तो इसलिए इसका एक वचन द्विवचन नहीं होता। आइए व्याख्या देखते हैं। अहम चतुरः बालकान् पश्यामि, इस वाक्य में चतुरः पद में द्वितीय बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, चतुर शब्द का तीनों लिंगों में आइए रूप देखते हैं बहुवचनांत में। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, फिर बहुवचन बहुवचन, क्योंकि बहुवचन में चलता है, और सभी व्यक्तियों में देखते हैं। प्रथम व्यक्ति में देखिए, पुल्लिंग में चत्वारः, द्वितीय व्यक्ति पुल्लिंग में चतुरः, और तृतीय व्यक्ति पुल्लिंग में चतुर्भी, चतुर्थी पुल्लिंग में चतुर्थी व्यक्ति में चतुरभ्यः, पंचमी मतलब पुल्लिंग में पंचमी व्यक्ति का रूप चतुरभ्यः, सेम होगा। षष्ठी व्यक्ति पुल्लिंग में चतुरा का रूप बनेगा चतुर्णाम, चतुर्णाम। ठीक है ना, सप्तमी व्यक्ति में जो चतुर शब्द है उसका बहुवचन रूप, उसका बहुवचन में रूप चले चतुर्षु। इसी तरह स्त्री लिंग में देखिए बहुवचन में सभी व्यक्तियों में चतस्रः, चतस्रः, चतस्रभिः, चतस्रभ्यः, चतस्रभ्यः, चतस्रीणाम, चतस्रीषु। ओके। नपुंसक लिंग में देखिए, नपुंसक लिंग में पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति में सेम है चत्वारी चत्वारी, उसके बाद बाकी सब जो है वह पुल्लिंग की तरह रूप नपुंसक लिंग का चलता है। चतुर्भी, चतुर्भी, चत्वारी चत्वारी, चतुर्भी, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्णाम, चतुर्णाम, चतुर्षु। ओके, आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, पठित्वा इत्यस्य शुद्धम रूपम भवत्। करें पठित्वा, इसका शुद्ध रूप होता है ए पठत्वा, पठत्वा, बी पाठत्वा, सी पठित्वा, डी पाठित्वा। तो सही विकल्प हो गया पाठित्वा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प डी है पाठित्वा। ठीक है ना, यहाँ देख लेते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर क्या चलें 18वें की तरफ। स्त्री शब्दस्य स्त्रियाम इति रूपम भवति। यहाँ पर अनुस्वार गायब है, रूपम भवति। देखिए अब विकल्प देखिए करेंगे, स्त्री शब्द का स्त्रियाम इस यह मतलब जो यह रूप होता है यह किस विभक्ति और किस वचन में। ए केवलम षष्ठी बहुवचने, बी केवलम सप्तमी एक वचने, सी षष्ठी बहुवचने सप्तमी एक वचने च, डी द्वितीय एक वचने। करें कि केवलम षष्ठी एक वचन में केवल षष्ठी एक वचन में, बी केवलम सप्तमी एक वचने केवल सप्तमी एक वचन में, सी षष्ठी बहुवचने सप्तमी एक वचने, कि मतलब षष्ठी बहुवचन और सप्तमी एक वचन में, डी द्वितीय एक वचने। सही विकल्प है क्या बताइए? सही बताइए विकल्प। तो सही विकल्प है सी, षष्ठी व्यक्ति और बहुवचन में और सप्तमी व्यक्ति एक वचन में स्त्रियाम रूप बनता है स्त्री शब्द का। ठीक है ना। अब देखिए ये, अब इसको आप कहाँ से जोड़ सकते हैं, आप यहाँ जोड़ लीजिए किरातार्जुनीय को जो मंगलाचरण है, स्त्रियः कुरूणाम मधिपस्य पालिनीम प्रजा सुवृत्तिम नियमयुक्त वेदनो, वहाँ स्त्रियः शब्द आया है। ऐसे पूछ लेगा किस व्यक्ति में है। आइए, स्त्री शब्द के स्त्रियाम या रूप षष्ठी व्यक्ति बहुवचन और एवं सप्तमी व्यक्ति एक वचन में बनता है। स्त्री शब्द के संपूर्ण रूप इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं, विभक्ति वाइज देखते हैं तीनों वचनों में। प्रथम व्यक्ति में देखिए स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः, द्वितीय विभक्ति में देखिए स्त्रियम स्त्रियौ स्त्रियः, तृतीय व्यक्ति की देखिए स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभिः, चतुर्थी व्यक्ति में देखिए दो बंध हैं, चतुर्थी सप्तमी तक दो बंध हैं एक वचन में, दो रूप। चतुर्थी व्यक्ति में देखिए तीनों वचनों का स्त्रिये स्त्रियै स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्याम। पंचमी व्यक्ति में देखिए स्त्रियः स्त्रियाः स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्यः। षष्ठी व्यक्ति में देखिए स्त्रियः स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणाम
श्रियाम, यहाँ श्रियाम मिल गया ना षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। अब देखिए सप्तमी में श्रियाम श्री श्री श्रियो श्रीषु, हे श्री हे श्रियो हे श्रिया, ये आपका रूप हुआ। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में करें मोक्षे इच्छास्ति इत्यत्र मोक्षे इति पदे आधारोस्ति। मोक्षे इच्छा अस्ति, यहाँ मोक्षे इति पदे माने इस पद में आधारो अस्ति मतलब आधार है, ठीक है ना। आधार कहने का मतलब है क्या है, कौन सा आधार है, ऐसा पूछा जा रहा है। ए वैशिकः, बी औपश्लेषिकः, सी अभिव्यापकः, डी एषु न कोप मतलब इनमें से कोई भी नहीं। सही विकल्प बताइए कौन सा आधार है, जल्दी से बताइए। ए बी सी डी कौन सा सही है? सही विकल्प ए है वैषयिक, मतलब वैषयिक आधार। यहाँ मोक्षे इच्छा अस्ति में जो मोक्षे पद है उसमें जो आधार है वह वैषयिक आधार है, ठीक है। आइए व्याख्या देखते हैं। मोक्षे इच्छा अस्ति, इच्छास्ति, इच्छास्ति नहीं इच्छास्ति, ऐसे शुद्ध है उच्चारण ये, या अलग अलग लोग इच्छास्ति पढ़ते हैं, ऐसे नहीं है। मोक्षे इच्छास्ति, इस उदाहरण में मोक्षे पद में वैषयिक आधार है। अब देखिए आधार 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? जब अधिकरण संज्ञा करते हैं ना, अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आधारोधिकरणम, अर्थात आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। मतलब कहने का मतलब है कि कर्ता और कर्म के द्वारा तन्निष्ठ क्रिया के आधारभूत कारक की अधिकरण संज्ञा होती है, या सामान्य रूप से कई भाव यह है कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, ठीक है। जिसमें क्रिया आधारित रहे उसे आधार कहा जाता है। अब आधार 3 प्रकार का बताया गया है, कौन सा? औपश्लेषिक, वैषयिक आधार मतलब औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार, तीसरा है अभिव्यापक आधार। तो सबसे पहला चूंकि औपश्लेषिक है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। औपश्लेषिक आधार इसमें करें उपश्लेष संयोग को कहते हैं, जहां आधे और आधार का संयोग हो वहां, मतलब भौतिक संयोग हो, ठीक है ना, भौतिक संयोग हो वहां औपश्लेषिक आधार होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए कटे आस्ते या स्थाल्याम पचति, ठीक है ना। दूसरा है वैषयिक आधार, आपने देखा मोक्षे इच्छास्ति, मोक्ष में अधिकरण संज्ञा हो गई, आधार कौन सा? वैषयिक बता दिए। अभिव्यापक देखिए, अभिव्यापक में जहां, अब देखिए यहाँ पर आप देखे होंगे वैषयिक आधार का है कि जिस आधार का आधेय के साथ बौद्धिक संश्लेष होता है उसे वैषयिक आधार कहते हैं, ठीक है ना। मोक्ष विषयक इच्छा मोक्षे इच्छास्ति, ठीक है ना। अभिव्यापक आधार देखिए जहां आधेय आधार के सब अवयवों में व्याप्त हो, सब अवयवों में व्याप्त रहे वहां अभिव्यापक आधार होता है। जैसे तिलेषु तैलम, तिल में, संपूर्ण तिल में क्या है? तेल व्याप्त है। या सर्वस्मिन आत्मास्ति, ठीक है। ये हम आपको विस्तृत में व्याख्या बताता जा रहा हूँ, व्याख्या इसकी करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 39 इति हिंदी संख्यायाः संस्कृते रूपम भवत्, करें 39 इस हिंदी संख्या का संस्कृत में रूप होता है, कौन सा? ए 39, बी 39, सी 29, डी 140। बताइए कौन सा सही विकल्प है? सही विकल्प बताइए ए बी सी, कौन सा है? सही विकल्प है बी 140। आइए व्याख्या देखते हैं, विकल्प आपका बी सही रहा, 140, ठीक है ना। हिंदी संख्या 39 का संस्कृत रूप 140 होगा। 140 अर्थात 40 में एक कम, ठीक है ना, यानी 39। 139 या 29 को कहते हैं 29, 140 को 41 कहते हैं। जो अन्य विकल्प हैं उसकी व्याख्या मैंने की है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। एषु कः प्रत्ययः कर्मवाच्य भाववाच्य च न प्रयुज्यते, करें कि इनमें से कौन सा प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में नहीं प्रयुक्त किया जाता है? ए कतः, बी कत्वतुः, सी कर्तव्यत और डी अनियर, ठीक है। सही विकल्प बताइए। ए कतः, बी कत्वतुः, सी तब्यत और डी अनियर, कौन सा सही विकल्प है? बी कत्वतु, ठीक है ना। इसका न कर्मवाच्य में और न भाववाच्य में प्रयोग किया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं।
दिए गए विकल्पों में से कत्वत प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि कत्वत प्रत्यय केवल और केवल कर्तृवाच्य में ही प्रयुक्त होता है, जबकि कता प्रत्यय का प्रयोग सदैव कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही होता है। भूतकालिक प्रत्यय हैं दोनों। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 22। लब धातोः विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। करें लब धातु के विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होता है। कौन सा? ए लभंताम, बी लभेरन, सी लभेताम, डी अलभंत। सही विकल्प बता दीजिए फट से, जल्दी से। क्या है? विकल्प बी है लभेरन। ठीक है ना। आइए, लब धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लभेरन होता है। लब धातु विधिलिंग लकार के सारे रूप मैंने यह पूरे रूप यहाँ है, देखिए आप। पुरुष एक तरफ है और एक तरफ वचन में। तो प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में देखिए, प्रथम पुरुष का लभेत लभेयाताम लभेरन, ये विधिलिंग लकार का है, ध्यान रखिएगा। मध्यम पुरुष का देखिए लभेथा लभेयाथाम लभेध्वम। उत्तम पुरुष लभे लभे वही लभे मही। ठीक है ना। आपको रूप भी दे रहा हूँ, रूप भी याद करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्री धातु परस्मै पदे लोट लकारे उत्तम पुरुष एक वचने रूपम भवति। करें क्री धातु के परस्मै पद में लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होता है। क्री धातु का क्या होता है? करें कि कुर्याम, करवाम, ए कुर्याम, बी करवाम, सी करवई और डी करवाड़ी। क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है डी करवाड़ी। ठीक है ना। क्या होगा? क्री धातु का परस्मै पद लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा करवाड़ी। यहाँ देखिए सारे रूप देखते हैं। क्री धातु के परस्मै पद लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप करवाड़ी होगा। आइए इसके सारे रूप देखते हैं लोट लकार का। क्री धातु के लोट लकार के सभी पुरुषों सभी वचनों में रूप देखते हैं। प्रथम पुरुष में देखिए करोतु या कुरुतात, करोतु कुरुताम कुरुवंतु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाओ करवाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करवाणी। और करवाओ करवाम में भी करवाम भी पूछा जाता है या कुरुत भी पूछा जाए, क्योंकि ता में लास्ट में हलंत नहीं है, मा में हलंत नहीं है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24। ज्ञा धातोः परस्मै पदे लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवत। करें ज्ञा धातु के परस्मै पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होता है। क्या? ए अजानीत, बी अज्ञासीत, सी अजानात, डी अजानन। ठीक है। आइए तो अब इसमें सही विकल्प कौन सा है ज्ञा धातु का? तो सही विकल्प है सी अजानात। ठीक है ना। ज्ञा धातु का यहाँ देखिए व्याख्या। ज्ञा धातु परस्मै पद लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होता अजानात। अब इसके सारे रूप देखते हैं हम लोग। लंग लकार में, लंग लकार हमारे भूतकाल। आइए प्रथम पुरुष में देखिए अजानात अजानीताम अजानन। मध्यम पुरुष अजानाह अजानीतम अजानीत। उत्तम पुरुष अजानाम अजानीव अजानीम। ठीक है। ऐसे रूप आप लोग याद करके रखिए। प्रश्न देखिए पूछा ही पूछा जाए। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 मतलब 25 पंचमी श्रेणी। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए। गांगा इति पदे प्रत्ययोस्ति। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं कि प्रत्ययो अस्ति, नहीं प्रत्ययोस्ति, इस प्रकार से शुद्ध उच्चारण है। गांगा इति पदे प्रत्ययोस्ति। विकल्प देखिए ए कौन सा प्रत्यय है? गांगा इस पद में प्रत्यय है कौन सा? ए अप, बी अण, सी अच, डी ई है। ठीक है ना। तो देखिए सही विकल्प आप लोग बताइए फट से जल्दी से। सही विकल्प है गांगा में सही विकल्प है अण, अण प्रत्यय है। सही विकल्प बी है, बी अण प्रत्यय। ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या देखिए गांगा पद में अण प्रत्यय लगा है। ठीक है ना। ओके। गंग, गन नहीं, ये गंग है। ये जो यहाँ गन शब्द लिखा ना, ये गंग है। गंग शब्द से शिवादिभ्योण, शिवादिभ्योड़ा सूत्र से अण प्रत्यय लगकर गांगा पद सिद्ध होता है। तो मेरे साथियों वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया। मैं 30 मिनट में ही चाह रहा था, लेकिन 44 मिनट लगभग 45 मिनट हो गया है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका अगला भाग मैं जल्द ही लेकर, रोज़ आपको एक एक भाग मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से खूब मिलकर तैयारी करिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। आइकॉन बेल जरूर दबा लीजिए। क्यों दबाएंगे? क्योंकि जो भी हम लोग वीडियो आपके लिए
अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुंच जाए। और आपको निःशुल्क क्लासेस सारी इस पर पूरे सिलेबस के अनुसार मिलने वाली हैं। तो आप लोग बिल्कुल कहीं मत जाइए, चैनल को अपना ढेर सारा प्यार देकर सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों तक भी इसको पहुंचाइए। तो जल्दी मिलते हैं मेरे साथियों एक नए विषय के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए जुनून के साथ, नए लक्ष्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री।